हर बदलाव की कहानी के पीछे होती है एक दूरदर्शी सोच और अटूट समर्पण। विकास दर्पण में आज हमारे साथ हैं एक ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व जिन्होंने न केवल प्रशासन को नई दिशा दी बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन की मिसाल भी कायम की है। डॉक्टर डी.के. भल्ला IAS सेवानिवृत्त, भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय के पूर्व सचिव, आई शक्ति फाउंडेशन के मुख्य एनेबलर और वर्तमान नागालैंड सरकार के सलाहकार, जिनका सफर सेवा, सुशासन और सशक्तिकरण का प्रतीक रहा है। आइए उनके विचारों से सीखें कि समावेशी और स्थायी विकास को वास्तविकता में कैसे बदला जाता है। नमस्कार, मैं ज्योति चड्ढा, विकास दर्पण से। डॉक्टर भल्ला, हम एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है विकसित भारत की ओर। तो उस श्रृंखला के अनुसार जो भी क्वेश्चनेस है मेरे पास, मैं चाहूँगी आप अपने जो भी इनपुट्स हैं वो आप प्लीज़ इसके सीरीज़ के थ्रू लोगों की तरफ पहुँचाइए। जरूर जरूर। सर, पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा, आपके बचपन या युवा अवस्था में क्या ऐसा कोई निर्णायक क्षण था जिसने आपको नेतृत्व और लोक सेवा के लिए प्रेरित किया? आपको कब लगा कि आप शासन और प्रशासन के योगदान के लिए बने हैं? देखिए, ऐसे तो हमारे समय में माता पिता को केवल दो ही करियर नज़र आते थे, डॉक्टर बनाना या इंजीनियर बनाना। तो बचपन में तो ऐसा कोई कारण नहीं था जिसके कारण कि मैंने तय किया हो कि प्रशासनिक सेवा में जाना है। लेकिन मुझे याद आता है कि जब मैंने बैचलर ऑफ साइंस कर लिया, उसके बाद एक नई डिग्री तब प्रचलित हुई थी जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में, सागर यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ही थी। तो उसके प्रति मेरा जो है रुचि हुई। ये थी मास्टर्स डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अचानक से मैंने जो है अपना ट्रैक बदला और मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री, स्नातकोत्तर उपाधि मैंने सागर विश्वविद्यालय से प्राप्त की। और भगवान की कृपा से मुझे गोल्ड मेडल भी प्राप्त हुआ। वो पढ़ते हुए पूरा का पूरा प्रशासन का ढांचा सारा समझ में आया और तब जो है मैंने ध्यान देना शुरू किया, क्योंकि पहले भी सुनते थे, BBC की न्यूज़ सुनते थे, न्यूज़पेपर पढ़ते थे, लेकिन फिर एक नज़रिया बदला और समझ आना शुरू हुआ कि देश की नीतियाँ बनती कैसे हैं, पार्लियामेंट कैसे काम करती है, फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है गवर्नमेंट की और जुडिशरी का क्या रोल है। ये सारी चीज़ें जैसे समझ में आई एक नागरिक के तौर पे, तो इच्छा हुई कि मौका मिलने से मुझे सिविल सर्विसेज के लिए एग्ज़ाम देना चाहिए। लेकिन क्योंकि कोई ऐसी डिग्री हाथ में नहीं थी कि अगर जो है सिविल सेवा परीक्षा में किसी कारणवश 3 अटेम्प्ट के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर अल्टरनेटिव क्या होगा। तो मैंने सोचा कि पहले जो है बाकी परीक्षाएं देते हैं और कोई ना कोई नौकरी प्राप्त करते हैं और उसमें रहते हुए मैं तैयारी करूँगा। तो मैंने जो है परीक्षा दी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। मेरा सिलेक्शन हुआ सेंट्रल एक्साइज कस्टम्स में। उसके 2 वर्ष पश्चात जो है बैंकिंग सर्विस बोर्ड की परीक्षा देने के बाद जो है मैं बैंक में ऑफिसर रहा और फिर जो है दूसरे अटेम्प्ट में मैं सिविल सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ और 19वां स्थान भी प्राप्त किया भारतवर्ष में। और भगवत कृपा से जो है फिर मौका मिला देश की सेवा करने का, 33 साल प्रशासनिक सेवा। सर, आपने लोकसभा सचिवालय में सचिव के रूप में कार्य किया, जो भारतीय लोकतंत्र के संचालन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दौरान आपको कौन से प्रमुख अनुभव या सीख प्राप्त हुई? जी, सबसे पहला तो जो है बहुत ही जो शॉकिंग एक्सपीरियंस था या मतलब एहसास था, वो ये था कि जैसे हम सब लोग टीवी पे चलते हुए पार्लियामेंट के सेशन को देखते हैं तो हमें लगता है कि कुल मिला के पार्लियामेंट इस कमरे में ही सीमित है। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि उस कमरे में जो कुछ घंटों का काम होता है उसके पीछे जो है काम करने के लिए कितनी बड़ी फौज है, कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के सचिवालय बहुत बड़े हैं जी।
और बहुत सारे विभाग काम करते हैं, तब जाके जो है वहाँ पे वो विधायी क्षण आ पाता है, या वो लोकसभा के जो एमपीज हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो कि स्पीकर के द्वारा संचालित किए जाते हैं, वो अपना काम कर पाते हैं। तो पहला तो ये था एक अनुभव वहाँ पहुँचने के बाद कि ये जो पर्दे के ऊपर दिखाई देता है उसके पीछे बहुत सारा जो है कामकाज है। दूसरे जो दो मुझे बहुत महत्वपूर्ण अनुभव हुए वो था कि आदरणीय सुमित्रा महाजन जी जो उस समय माननीय स्पीकर थी, उन्होंने अपने समय में एक नया प्रोग्राम शुरू किया, स्पीकर्स रिसर्च इनिशिएटिव। तो उसका अर्थ ये था कि वहाँ वैसे तो लोकसभा में एक रिसर्च सर्विस होती है जिसमें 100-125 के करीब जो है अफसर और बाकी कर्मचारी रहते हैं, जो कि तत्पर रहते हैं इस बात के लिए कि 24/7 सारे मेंबर्स को हर प्रकार की रिसर्च की सुविधा वो उपलब्ध करा दे। यानी अचानक से कोई भी जो मेंबर है वो किसी बिल के ऊपर बोलना चाहता है और जानना चाहता है कि बाकी देशों में इसके बारे में क्या हुआ है जी। तो ताकि वो अपने प्रभावी सुझाव दे सके, तो सारी जानकारी तुरंत निकाल के उसको दी जाती। तो वो रिसर्च सर्विस का बहुत बड़ा योगदान होता है सारे मेंबर्स की तैयारी करवाना। लेकिन स्पीकर महोदया की कल्पना ये थी कि हम जो है समय समय पे स्पीकर रिसर्च इनिशिएटिव के द्वारा जो है सेमिनार करवाएं और छोटे छोटे जो है प्रोग्राम रखें जिसपे कि एक्सपर्ट्स बुलाए जाएं, या तो जमीनी तौर रूप पे जो है ग्रास रूट लेवल पे जो काम हो रहा हो उस मुद्दे से संबंधित, या वो एक्सपर्ट की जो समझते हैं कि इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं या इसके कार्यान्वयन में क्या बाधाएं या अड़चने आ सकती। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था जी। प्रधानमंत्री जी भी जो है उससे काफी प्रभावित हुए और हमने वो कार्यक्रम रखा। तो करीब करीब अपने अमूल्य समय में से जब सेशन में वो फ्री होते थे या जो है मान लीजिए उनसे संबंधित बिल नहीं चल रहा है, तो हम जब भी कार्यक्रम रखते थे तो 50 से 60 जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबरान आ जाते थे और स्वयं स्पीकर महोदया भी अगर समय मिला तो जो है पैनल से किसी और को जो है स्पीकर के पद के लिए उस वक्त प्रतिनिधि के तौर पे छोड़ के कार्यक्रम में शामिल होती। तो उसके बारे में जो हमें उनसे फीडबैक भी मिला एक्टिव सारे मेंबर्स से कि बहुत मतलब कि महत्वपूर्ण कार्यक्रम था और उनको उससे काफ़ी लाभ प्राप्त हुआ। तो पहला तो जो है मतलब कि बहुत बड़ा जो है ये मुझे महसूस हुआ था। दूसरे स्पीकर महोदया ने एक और कल्पना की कि हम जितने सारी स्टेट असेंबलीज हैं उनमें जो एमएलएज हैं विमेन एमएलएज जो स्त्रियां हैं प्रतिनिधि के तौर पे, और यहाँ तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट तो हैं ही हैं, इन सबका एक बहुत बड़ा सम्मेलन लोकसभा के प्लेटफॉर्म पे कराए, संसद में बुलाए और उनकी 2 दिन चर्चा करवाए और फिर जो है प्रधानमंत्री के द्वारा जो है उस कार्यक्रम का समापन समारोह हो और उसमें उनको सम्मानित भी किया जाए उनकी सेवाओं के लिए और उस पार्टिसिपेशन के लिए जो हुआ। तो सारे देश भर से महिला प्रतिनिधि आई और वो उनके ठहरने का हमने इंतजाम किया। वो बहुत बड़ा समारोह था और बड़ा सफल रहा। उसमें से भी जो है बहुत सारी चीजें निकल के आई। उन्होंने स्टेट्स के बारे में बताया कि क्या अवसर उनको मिलते हैं और क्या चुनौतियां और क्या वो नहीं वहां पाते हैं जो कि यहाँ संसद में जो है प्रतिनिधियों को मिल जाता है उससे। तो ये सारा जो आपसी विमर्श था स्टेक होल्डर्स का बहुत अच्छा रहा। ये 2 जो है बहुत सुंदर सुखद अनुभव थे। ओके सर। नेतृत्व के साथ कई बार व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह के त्याग भी करने पड़ते हैं। आपने कर्तव्य को निभाते हुए आपने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या रही सर? देखिए पेशेवर तौर पे तो जो है सबसे बड़ा चुनौती भरा क्षण मेरे सामने, त्याग तो नहीं मैं कहूँगा लेकिन चुनाव वाली बात थी
कि जब मुझे पूछा गया कि मैं लोकसभा में सेक्रेटरी के पद पे आने के लिए इच्छुक रहूंगा, जी और ये मतलब कि ये सोचते हुए सूझबूझ के साथ कि उससे मेरे करियर को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ पे उस वक्त ज़रूरत थी बाहर से किसी व्यक्ति के लाने की। जी तो मुझे जब ये ऑफर मिला तो मेरे सामने दूसरा ये था कि अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो मुझे चीफ सेक्रेटरी बन के जी प्रदेश का मुखिया बन के जो है नागालैंड जाना था। अच्छा जी तो बड़ा मुश्किल था डिसाइड करना कि सेक्रेटरी के तौर पे जो है लोकसभा में जाऊं या वहाँ पे चुनूं। जी तो उस समय कुछ लोगों को ऐसा लगा, हमारी सर्विस के और अदरवाइज भी जो मित्र थे, कि मैंने जो सेक्रेटरी के रूप में काम करना चुना लोकसभा में, तो वो जो पद मैंने छोड़ा प्रदेश के मुखिया होने का, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा वो भी सम्मान होता है। तो वो एक त्याग था एक पेशेवर तौर पे मेरे लिए, क्योंकि वो भी क्षण एक ही बार आता है, जी बार बार नहीं मिलता है। और तो ये एक त्याग कह सकते हैं आप, मैं तो कहूंगा एक चुनाव ही था मेरे लिए, बहुत मुश्किल चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल सही। दूसरा पर्सनल तौर पे ये रहा कि जब मैं आ गया लोकसभा में, तो आने के बाद मुझे पता चला कि जो लोकसभा है, संसद जो है, लोकसभा राज्यसभा दोनों अपने तौर पे ये डिप्लोमेसी का एक सेकंड लेवल भी निभाते हैं। बहुत सारे देशों से जो है स्पीकर लेवल डेलीगेशन आते हैं, जो स्पीकर महोदया से मिलते हैं, अपने देश के बारे में अवगत कराते हैं, और कुछ जो ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए उसके बारे में अवगत कराते हैं। तो एग्जीक्यूटिव की जो डिप्लोमेसी है वो पहले लेवल की डिप्लोमेसी है, क्योंकि उनको तो उसमें निर्णय लेने पड़ते हैं क्या करना है। ये जो दूसरे लेवल की डिप्लोमेसी है, पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी, ये केवल सुझावात्मक ही हो सकती है, लेकिन इसका रोल बहुत बड़ा है। तो पता चला कि स्पीकर महोदया को भी जो है साल में कई बार जो है देशों में अपना डेलीगेशन लेके जाना पड़ता है। तो हमें भी जाना पड़ेगा, तो हमें फिर उनसे बातचीत करनी पड़ी, क्योंकि मेरी माता जी उस समय जो है बेडरिडन थी। और बाकी कोई जो है, मैं अकेला ही हूँ, मेरे और कोई भाई नहीं है, बहनें सब अपनी अपनी जगह जो है शादी करके सेटल्ड हैं। तो उनका जो है बेसिकली जो बीमारी थी वो ऐसी थी कि हर रोज एक नई चुनौती होती थी। तब हमने जो है बेसिकली उनसे पूछा कि क्या ये संभव होगा कि अगर मैं बाहर के दौरों पे ना जा सकूं तो। उन्होंने कहा देखो, जब जरूरी होगा तब तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो सेक्रेटरी जनरल साहब होते हैं और वही ज्यादातर जो है स्पीकर के साथ जाते हैं। तो बहुत से जो है जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा एक्सपोजर होता है बाहर जाना, आनंद किशन भी होते हैं और दूसरे देश से मिलना। तो वो जो है आप त्याग कह सकती हैं। मुझे तो ये लगता है कि केवल मात्र एक रिक्वेस्ट थी, जिसमें कि लोकसभा में स्पीकर महोदया ने बड़ा सहानुभूति पूर्वक रवैया अपनाया और लोकसभा ने हमारी बात मानी और ज्यादातर मेरे को ये मौका दिया। 2-1 बार मेरे को जाना पड़ा जब वो और सेक्रेटरी जनरल साहब नहीं जा सकते थे, लेकिन बाकी सब समय पे मुझे जो है ये मौका दिया गया कि मैं अगर बाहर ना जाऊं तो चलेगा। तो बहुत से लोग इसको जो है पर्सनल लेवल पे एक त्याग मानते हैं। मैं तो यही मानता हूं कि अपनी पर्सनल ड्यूटी को करने के लिए मैंने एक रिक्वेस्ट रखी और वो सरकार के द्वारा जो है लोकसभा के द्वारा जो है वो स्वीकार हुई। इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित भी। जी जी। आपके दशकों के अनुभव के आधार पर एक कुशल प्रशासक में कौन कौन से गुण होने चाहिए जिससे संस्थाओं को सशक्त किया जा सके और भारत में प्रभावी शासन सुनिश्चित हो सके?
देखिए, सबसे पहला गुण तो जो एक कुशल प्रशासक में चाहिए वो है लिसनिंग कैपेसिटी। सुनने की जो है अथक क्षमता होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए। क्योंकि जब आप जो है पब्लिक के साथ, जनता के साथ कांटेक्ट में होते हैं पहले के 10-12 साल, जब तक आपका डिस्ट्रिक्ट पूरा होता है, उस समय तो सारा काम ही ग्रास रूट लेवल पे है। तो सुनने से ही आपको जो है लोगों की तकलीफों का पता चलता है और क्या कार्यान्वयन प्रभावी रूप से हो रहा है नहीं, आप उसके बारे में जान पाते हैं। डायरेक्ट फीडबैक होता है, किसी प्रकार के आंकड़ों से या डॉक्यूमेंट्स के द्वारा नहीं, लोगों के द्वारा सीधे से। तो वो अगर जो है आप हड़बड़ी में हो या आपका दिमाग कई जगह काम कर रहा हो, आप सुन ना पा रहे हो ठीक से, लिसनिंग जो है ना हो के हियरिंग हो, तो वो एक बहुत बड़ा जो है मतलब कि गुण होना चाहिए। ओके सर। और दूसरे जो है लोगों के लिए एक जज्बा होना चाहिए। अंग्रेजी में 2 शब्द हैं, सिंपैथी और एम्पैथी। जी। मेरा ये मानना है कि सिंपैथी एक प्रकार की सहानुभूति होती है, लेकिन एम्पैथी वो है कि लोगों के जूते में जाकर अपने पांव रख के उनके दुख दर्द का असली स्वरूप समझ पाना। वो अगर है प्रशासक में तो वो बहुत बढ़िया प्रशासक होगा। और तीसरे जो है एक दूरगामी सोच, उसका होना तो बहुत जरूरी है। कभी भी नजदीकी फायदे के लिए या शॉर्ट टर्म सुलझाने के लिए किसी मसले को, उसके दूरगामी प्रभाव अच्छे ना हो, वो नहीं होना चाहिए। ये 3 गुण तो होने बहुत जरूरी। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ठीक सर। हर नेता को कभी ना कभी असफलताओं, संदेह के क्षणों से गुजरना पड़ता है। क्या आप ऐसा कोई अनुभव साझा कर सकते हैं जिसने आपके धैर्य की परीक्षा ली और आपके नेतृत्व को कोई महत्वपूर्ण पाठ सिखाया? देखिए, कभी मेरे नेतृत्व को यानी मेरी लीडरशिप को जी। अपनी टीम के साथ या किसी विरोधी दल के द्वारा जो है वो सामना करना पड़ा हो चुनौती का, ऐसा तो मुझे याद नहीं आता। क्योंकि मेरा शुरू से ही जो है स्वभाव रहा सबको साथ लेके चलना। ओके सर। मैं ये मानता हूं कि एक अकेला जो है वो कितना भी सक्षम हो, लेकिन प्रशासन जो है वो है ही टीम वर्क। वो नहीं है तो कुछ नहीं है। तो इस वजह से वो तो प्रॉब्लम कभी नहीं आई। लेकिन एक मेरे को जरूर जो है घटना याद आती है कि नागालैंड में तब जो है राष्ट्रपति शासन लगा था कुछ समय के लिए। तो उस समय पे जो है गवर्नर, माननीय जो गवर्नर साहब हैं, उन्होंने डिसाइड किया, मैं उस समय फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट में डायरेक्टर था। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत सारा अनाज जो है, चावल, गेहूं, चीनी, उस टाइम केरोसिन भी बढ़ता था, तो ये सब जो है विभाग के द्वारा पहुंचाया जाता। तो उनका ये मानना था कि उनका जो फीडबैक है उसके मुताबिक लोगों तक जो है, अंतिम गांव तक, अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें जो है ऐसा किया जाए कि मैं आज रात से ही एक आदेश लागू करूंगा, जिसके मुताबिक जो कैरेज कंट्रैक्टर प्राइवेट लेके जाते हैं, जिनको हम तय करते हैं कि वो इस डिस्ट्रिक्ट तक या इस तहसील तक या इस ब्लॉक तक पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं प्रभावी नहीं है जो नहीं पहुंचता है। तो इनको खारिज करते हुए विभाग स्वयं पहुंचाए। तो हमें जो है उस टाइम पे, अब क्योंकि तुरंत लागू करना था, समय तो था नहीं, तो जो ट्रक थे हमारे पास उसकी बहुत कमी थी, तो ट्रक हमें कुछ समय के लिए जो है बाहर से भी लेने पड़े। तो काफी बड़ा उपक्रम हो गया और 15 दिन हमें दिए गए थे सब जगह पहुंचा देने। तो वो कार्यक्रम उस समय रात दिन चला, मतलब कि मुश्किल से 3 या 4 घंटे के लिए नींद हो पाती थी सभी अधिकारियों जो भी उसमें शामिल थे। और फिर वो अनाज सुरक्षित हो, उस टाइम पे वो जीपीएस के ये बारे में भी जो है अभी तक आ नहीं पाया था। तो हम 2-2 कांस्टेबल जो है नागालैंड पुलिस के वो साथ भेजते थे,
और वायरलेस के द्वारा जो है वहां मैसेज भेजते थे कि ये ट्रक नंबर से इतना अनाज आ रहा है, तो आप नीचे गांव तक सूचित करें कि ये अनाज मिलने वाला है, और सब अपने अपने सिविल सप्लाई गोडाउन के अधिकारी से संपर्क करें। तो मतलब बहुत कार्य करना पड़ा जिससे कि वो अनाज ना केवल पहुंचा बल्कि वो वितरित भी हुआ। तो 15 दिन में मुझे याद है 7500 मैट्रिक टन चावल, गेहूं, चीनी, ये सब जो है पहुंचा के वितरित करने का काम था। वितरण तो खैर उसमें और समय लगा होगा, लेकिन पहुंचा दिया गया। और गवर्नर साहब उसके बाद हेलीकॉप्टर के द्वारा सब डिस्ट्रिक्ट्स के हेडक्वार्टर्स में उतरे और उन्होंने स्वयं जांच पड़ताल। तो वो जो 15 दिन थे उसमें कई बार जो है संदेहास्पद स्थिति आ जाती थी। जैसे पहले निर्णय मिला तो ऐसा लगा कि 5 ट्रक है केवल हमारे पास, तो ये निर्णय लागू कैसे कर पाएंगे। अचानक से जो है सारे कॉन्ट्रैक्टर निकाल दिए। वो तो जब सफल हो गया तो समझ आया कि कितना बड़ा जो है दूरगामी प्रभाव वाला निर्णय था और कितना हौसले वाला निर्णय था। लेकिन लागू करते वक्त ये जो है पहले ट्रांसपोर्ट की, लॉजिस्टिक्स की, फिर उसके बाद सुरक्षा की स्थिति, फिर उसके बाद कई जगह इंसिडेंट हो जाती थी कि भाई पहुंच नहीं पाया तो जो है वो ढूंढा जा रहा है उसको कि क्या कारण हो गया। अब रास्ते में जो है कहीं टायर ही खराब हो गया, कहीं अब वो गोलाघाट के जंगलों से जब गाड़ियां निकल रही हैं तो हाथियों ने रोक लिया, 4 घंटे वो बैठे रहे रास्ते में, तो गाड़ी को पहुंचने में जो है 12 घंटे का डिले हो गया। तो वो बहुत सारी संदेह की स्थितियां आती थी। यही मेरे को एक घटना याद आती है कि जिसमें ऐसे चीजों का मुझे सामना करना। जब आप कभी हताश या निराश हुए तो क्या चीज आपको फिर से आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही? आप अपनी आंतरिक शक्ति से खुद को और दूसरों को कैसे मोटिवेट करते रहे? पहले तो जो है मैं ये कहूंगा कि शुरू से ही एक ऐसी आंतरिक व्यवस्था रही मेरे भीतर। अब वो जो है किए हुए योग की देन हो या माता पिता के जीन्स की देन हो जो मेरे खानदान से आए, कि मैंने जो काम किया वो 100% डूब के किया। तो जब मैं काम करता था तब कुछ और ख्याल दिमाग में नहीं होता था। माता पिता पंजाब में है, उनका क्या हो रहा है, बहनों क्या रहा है वो दिमाग में नहीं आता था, साथी कहाँ है वो दिमाग में नहीं आ रहा था, खाना खाया है कि नहीं वो नहीं दिमाग में आ रहा था। तो जो मतलब कि उस क्षण में डूबने की जो कला थी वो ऑटोमेटिक थी। उस वजह से कभी भी हताशा या निराशा नहीं हुई। लेकिन ये जरूर है कि कभी अपने स्वास्थ्य को इग्नोर कर लिए तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ा 10 दिन बाद। 2-3 दिन फिर जो है विश्राम में जाना पड़ा या डॉक्टरों की शरण लेनी पड़ी। और कई बार काम करते हुए अब अगर आपको जो है अनपेक्षित जो है रिजल्ट मिले या कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़े तो कुछ ना कुछ उन क्षणों में डिप्रेशन भी हो जाती है, आपको उससे उभरने में समय लगता है। लेकिन मेरे केस में यही जो ऑटोमेटिक प्रवृत्ति थी उस क्षण में, उस पल में रह के काम करने की, उस टाइम पे पूरे पास्ट और फ्यूचर से कट ऑफ हो जाने की, मैं कभी बहुत ज्यादा जो है भविष्य की तरफ नहीं देखा करता था जब कार्यान्वयन करता था। एक बार पॉलिसी बन गई है, मुझे दे दी गई है कि आप कार्यान्वित करो, तो अच्छा बुरा पहले सोच लिया गया हो, अब मुझे ये हर हालत में कार्यान्वित करनी है। तो उसकी वजह से जो है निराशा कम हुई मुझे, क्योंकि ना तो फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा वो था कि क्या होगा कल को, और ना जो है पास्ट के बारे में बार बार जो है सोचने की जरूरत पड़ती थी। तो उस पल में रहने की कला बाद में मालूम पड़ा कि इसी को माइंडफुलनेस की विधा कहा जाता है। तो वो शुरू से हमारे साथ थे, तो उस वजह से ये मेरे को बहुत ज्यादा सामना नहीं करना। ओके सर, कोविड-19 जैसी चुनौतीपूर्ण स्थिति में, उस मुश्किल के दौर में शासन, संगठन प्रबंधन, अंतर्राष्ट्रीय चुनौती से निपटने में प्रशासकों की भूमिका को लेकर आपके सोचने का तरीका कैसे बदला? देखिए, मैं 2018 में रिटायर हो गया था एक्टिव गवर्नमेंट सर्विस से, लेकिन नागालैंड के मुख्यमंत्री आदरणीय नेफिरियो साहब ने जो है मुझे एडवाइज़र के तौर पे, ताकि परामर्श दे सकूं मैं उस सरकार को
जिसके साथ इतने सालों मैंने काम किया, मेरा काडर था वो, तो उन्होंने मुझे सम्मानित किया और मैं उनके साथ कार्यरत हो गया। तो कोविड के समय तो ऐसी स्थिति थी कि ऑफिस भी बंद रहते थे। हमारा नागालैंड हाउस ही पूरा का पूरा करीब 70 से 80% लोग जो है वो हॉस्पिटलाइज थे और कई तो बहुत गंभीर संकट में रहे और उस वक्त उबर भी गए, तो बाद में जो है कुछ लोगों की मृत्यु हुई। तो उस वक्त तो कुल मिला के जो है हमने, अगर आप सलाहकार के तौर पे हम बोले तो नागालैंड हाउस ने केवल ये भूमिका निभाई कि नागालैंड में जो भी जो है इमीडिएट लाइफ सेविंग ड्रग्स चाहिए हो, दवाइयाँ चाहिए हो, बाकी कुछ चाहिए वो पहुंचाएं। और यहाँ पे जितने बच्चे दिल्ली में पढ़ने के लिए आते हैं, बहुत बड़ी संख्या होती है नागा बच्चों की, जो दिल्ली में या तो पढ़ने के लिए आए हुए हैं यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, या जो है किसी सेवा में कार्यरत है किसी भी सेक्टर में। तो ये जो लोग हैं, इनको कोई भी जो है दिक्कत ना हो रही हो तो उनको जो है राशन पहुंचाना या दवाइयाँ पहुंचाना या हॉस्पिटल में उनकी कोई व्यवस्था ना हो पा रही हो तो वो करना, उसी में हम ज्यादातर रहे। मैं कहूँगा सोच तो नहीं बदली, लेकिन कुछ अनुभव हुए उस समय। पहला ये कि पहली बार लगा कि इतनी बड़ी चुनौती भी सारे विश्व के सामने और देश के सामने आ सकती है कि जिसमें कभी भी पहले से सोचा नहीं जा सकता, ना पहले से इतनी व्यवस्था की जा सकती थी। कुछ खामियां उस टाइम पे हेल्थ सिस्टम की निकल के आई, जिसको सरकार ने और हेल्थ विभागों ने सब जगह मिलके हमेशा के लिए दूर कर दिया। लेकिन ये तो पक्का है कि कल भी भगवान ना करे अगर कोविड जैसी चुनौती आ जाए तो कभी भी हम पूरे नहीं पड़ सकते, क्योंकि उतनी मशीनें और उतना सारा तामझाम जो है वो परमानेंट बेसिस पे बना के नहीं रखा जा सकता। इमरजेंसी को तो इमरजेंसी के तौर पे ही निपटाना पड़ेगा, लेकिन जो थोड़े बहुत गैप्स थे हमारी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जगह जगह, वो देश के तौर पे हमने पूरे किए और देश ने अद्भुत कार्य किया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो है सक्षम नेतृत्व भी रहा और हम उस वक्त ना केवल अपनी विश्व की जो है व्यवस्था को बहुत बड़ा जो है मदद कर पाए, जो कोविड की वैक्सीन बनाई और सब जगह हमने वितरित की, बल्कि बहुत से देशों को तो जो है सहायता के रूप में दी गई। तो वो बहुत बड़ा मतलब काम हुआ देश के द्वारा और देश ने इस चुनौती का बहुत अच्छे से मुकाबला किया। ऐसा नहीं कि उस समय जो है बहुत संकटपूर्ण स्थिति नहीं थी, आपात स्थिति नहीं थी, लोग भागे भी, लोग मरे भी, बहुत कुछ हुआ जो कुछ नहीं किया जा सकता था उसके बारे में। तो वो कहिए कि मतलब उस स्थिति का कोलेटरल डैमेज था, बहुत दुखदाई, कभी नहीं भूल पाएंगे हम वो क्षणों को। लेकिन यही कुछ अनुभव मैं साझा कर सकता। ठीक है सर, आपके करियर का सबसे कठिन निर्णय कौन सा रहा और आपने उस निर्णय को लेने का आत्मविश्वास कहाँ से पाया? कठिन निर्णय तो जो मैंने पहले बताया है वही सबसे कठिन निर्णय था। जब लोकसभा के सेक्रेटरी के रूप में जाना था और दूसरी तरफ जो है मेरे सामने था कि मैं अपने प्रदेश के मुखिया के रूप में, चीफ सेक्रेटरी के रूप में जा सकता हूँ, तो एक पद तो छोड़ना ही था। तो दोनों ही पद बहुत ही सम्मानपूर्ण थे और अलग अलग किस्म की चुनौतियों से भरे हुए थे। तो तब वो जो मतलब कि चुनाव करना पड़ा, वो सबसे दुविधापूर्ण क्षण था मेरे लिए। तो देखिए उस समय जो है बेसिकली मेरे दिमाग में यही आया कि देखिए अब प्रदेश का मुखिया बनने का हर ब्यूरोक्रेट का सपना होता है, एक ही व्यक्ति बनता है। तो लेकिन जो है यहाँ पे भले ही मैं मुखिया के तौर पे नहीं रहूंगा, स्पीकर महोदय और सेक्रेटरी जनरल साहब की जो है नेतृत्व में मुझे काम करना था, लेकिन ये सरकार से बाहर निकल के मुझे संसद में जाना था। यानी एक किस्म से जो कार्य सारी उम्र भर किया था, सारी जिंदगी किया था, उससे अलग हटके एक काम था। तो एक चुनौती भी थी
कि कैसे जो है उस कार्य के लायक हम हो पाएंगे कि नहीं। और लोकसभा में ये तो होता ही है कि जो भी है वो तुरंत होता है, जी उसको मुलतवी नहीं किया जा सकता, उसको रखा नहीं जा सकता। तो आपको जो भी निर्णय लेने हैं तुरंत लेने हैं और उसमें कोई गलती नहीं हो सकती, कोई चूक की संभावना नहीं होती। तो मुझे लगता है कि भाई वो निर्णय लेके मैंने अच्छा ही किया, जी काम की सराहना भी हुई और मैं कर पाया, उसके लिए ईश्वर का और सब लोगों का धन्यवादी हूँ। ठीक है। तो नागालैंड सरकार के सलाहकार के रूप में काम करते हुए आपने एक खास और जीवन क्षेत्र के साथ जुड़कर काम किया। इस योगदान के दौरान आपके लिए सबसे संतोषजनक बातें क्या रही? देखिए, सलाहकार के तौर पे जो है, मुख्य रूप से तो मेरा काम जो है वो मुख्यमंत्री जी के साथ ही होता था। जी और मुख्यमंत्री जो हमारे वहाँ के हैं आदरणीय रियो साहब, वो नॉर्थ ईस्ट के सभी नेताओं में से सबसे सीनियर आज के दिन में, और बड़े ही दूरगामी सोच समझ के धनी हैं। और नागालैंड के लिए आज से नहीं, जब से वो जो है पहली बार जो है मुख्यमंत्री बने थे, मुझे याद है 2003 में जो है मैं उनके संपर्क में आया था, तब से ही मैं देख रहा हूँ कि नागालैंड की कैपिटल में एक जो है एयरपोर्ट हो। नागालैंड जो है हिली स्टेट है, उसके जो फुट हिल्स हैं जो कि असम में और बाकी स्टेट्स में पड़ते हैं, उनको जोड़ती हुई एक सड़क हो, जो कि अगर नेशनल हाईवे हो या ट्रांस नेशनल हाईवे हो नागालैंड का, तो कितना अच्छा हो। उससे ना केवल नागालैंड को लाभ होगा, बल्कि जितनी स्टेटों में से वो गुजर रही है उन स्टेटों को भी जो है कोलेटरली लाभ होगा उसका। तो और अभी वो नागालैंड में एक नागा की सिटी बनाने जा रहे हैं, जो कि प्रपोजल उनका जो है अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा स्वीकृत होना है। एक नया शहर ही बना देना कितनी बड़ी बात है। जी और रेलवेज को जो है ला पाना उनके समय से पूर्व भी हुआ था, लेकिन उन्होंने जिस गति से जो है उसको करवाना चाहा, ये सारी चीजें जो हैं उन्होंने उसमें बहुत कुछ जो है मतलब की कल्पना की थी। और 2014 से 2025 तक उसमें और तीव्रता आई। तो 2018 के बाद जब मैं उनके सलाहकार के रूप में आया, तो इन्हीं सब कार्यों को हमने बढ़ाने की कोशिश की। तो कुछ चीज़ों में हम कामयाब हुए, कुछ में अभी होना बाकी है, प्रतीक्षा है। क्योंकि हमारा जो राज्य है, प्रदेश जो है, वो पूर्ण रूप से गवर्नमेंट ग्रांट्स पे निर्भर है। क्योंकि छोटा सा पहाड़ी प्रदेश है, तो वहाँ आय के तो बहुत सारे स्रोत है नहीं, तो हमारा अपना कोई रेवेन्यू नहीं है जिसको हम डेवलपमेंट के काम में लगा सकें। इसलिए हम जो है केंद्रीय सरकार पर निर्भर हैं, और केंद्रीय सरकार पूरा सहयोग देती है। और उनकी सोच में भी जो है नागालैंड का सारे नॉर्थ ईस्ट के साथ बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक स्थान है। वो सब हमने कोशिश की, उसमें मैं जो भी योगदान दे पाया मैंने पूर्ण रूप से कोशिश की। आपने भारत को कई नीतिगत और संचारात्मक सुधारों से गुजरते हुए देखा है। आपके अनुसार वे कौन से प्रशासनिक या विधायी परिवर्तन रहे हैं जिन्होंने भारत को विकसित भारत 2047 की दिशा में अग्रसर करने में प्रमुख भूमिका निभाई? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्षण तो जो है वो 1991 के मनमोहन सिंह जी के द्वारा सोचे गए और नरसिम्हा राव साहब की सरकार के द्वारा लागू किए गए लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स थे। वो शुरुआत थी। और दूसरा जो है क्षण मैं वो कहूँगा कि जब जो है उन्हीं जो है नीतियों के उन्हीं जो है लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाते हुए माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने उसके अंतर्गत जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करनी शुरू की,
टेलीकॉम में जिस तरीके से प्रगति हुई, जन जन तक जो कनेक्टिविटी पहुंचने का काम हुआ, और जो उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का सपना देखा था कि चारों और सड़कों से जुड़ाव हो जाए, वो जो कार्य हुए, वो दूसरा बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान। तीसरा क्षण जो है वो इस सरकार के उसमें डिजिटाइजेशन हो, आधार कार्ड के आधार पे हर एक के पास अपनी एक आइडेंटिटी हो और उससे सारे सिस्टम जुड़ जाए। ये इतना बड़ा जो है कार्य हुआ। और फिर इसी सरकार के सामने कोविड जैसी चुनौतीपूर्ण स्थिति भी आई थी, जिसमें इतना बड़ा वैक्सीनेशन का कार्यक्रम हुआ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अंतिम लेकिन कम नहीं महत्व में, उस बात को मैं कहूंगा कि वर्तमान सरकार ने फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति को एक नया आयाम दिया। एक क्षण था जब हमें जो है नॉन अलाइंड रहना था, किसी गुट में जुड़ना नहीं था, वो उस समय की मांग थी। एक समय था जब हमें जो है बेसिकली सोवियत रूस के साथ जो है आंशिक रूप से जुड़ना बहुत जरूरी हो गया था, और उस मैत्री का हमारे जो है बेसिकली बांग्लादेश के लिबरेशन में बहुत बड़ा हाथ था, और बाकी सारी चीजों में हमारी डिफेंस की प्रिपरेशन। एक क्षण वो आया कि अब हम संतुलन के आधार पे बीच में खड़े, हर गुट के साथ हमारी मैत्री, और हम केवल अपना नेशनल इंटरेस्ट, हमारे राष्ट्र के हित में क्या है, राष्ट्रीय हित को जो है हम परसू कर रहे। तो ये एक बहुत बड़ा सामंजस्य है। तो नो डाउट जो है नीति पहले से बहुत सुंदर चली आ रही थी, लेकिन उसको आके पिछले 11 साल में इस सरकार ने बहुत द्रुत गति से और सामयिक आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए बढ़ाया। तो साधुवाद है वर्तमान सरकार, और मैं भारत का भविष्य बहुत उज्जवल देखता हूँ इसी का। तो ये 2-3 चीजें हैं जो मैं साझा कर सकता हूँ। आप विचारशील नेतृत्व में निरंतर सक्रिय रहे हैं और कई मंचों और चर्चाओं में हिस्सा लिए। आपके अनुसार एक प्रभावी शासन के मॉडल तैयार करने में नीतिकारों, अधिकारियों और आम लोगों के बीच बातचीत कितनी जरूरी है? बहुत जरूरी है। आपने सही क्वेश्चन पूछा। देखिए, इसको हम लोग जो है अंग्रेजी में एक शब्द है जो इसको अच्छा डिस्क्राइब करता है, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। तो किसी भी नीति पे, अब तो सरकार भी आजकल करती है कि कोई भी नीति जो वो लागू करना चाहते हैं उसके कई माह पूर्व, वर्ष पूर्व जो है उसको पब्लिक फोरम में डाल दिया जाता है, प्लेटफॉर्म्स पर डाल दिया जाता है, ताकि जनता से सुझाव आए। जितने जो है बेसिकली सरकार में जो है लोगों के प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा सुझाव आए, अधिकारियों के द्वारा सुझाव आए कि इसके कार्यान्वयन में क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो और उसके बाद आपको शायद पता हो कि जितने भी निर्णय जो है भारत सरकार में कैबिनेट के द्वारा लिए जाने होते हैं, उसमें जो भी मंत्रालय उसको लाता है कैबिनेट के सामने, उस पे वो सारे विभागों को भेजता है, ताकि उन विभागों के द्वारा जो आपत्तियां हैं उनको देखा जाए और उसी हिसाब से उसमें संशोधन किए जाएं, या उनके द्वारा सुझाए गए सारे सुझावों को उसमें सम्मिलित किया जा सके। और जहां पे राज्यों को प्रभाव होना होता है तो उसमें व्यवस्था यह है कि सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को भेजा जाता है, और जब तक उन सब का सम्मिश्रण पूर्ण रूप से सबकी तसल्ली ना हो जाए तब तक कैबिनेट उसको मंजूरी नहीं देती है। ये जो है बेसिकली स्टेक होल्डर कंसल्टेशन का एक मैं आपको नमूना बता रहा हूँ। तो ये बहुत जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, और ये लागू ही है। आई शक्ति में चीफ एनेबलर के रूप में आप एक अलग तरीके से जनसेवा से जुड़े हुए हैं। क्या आप अपने काम, संगठन के उद्देश्य और ये कैसे लोगों को सशक्त बनाने
या बेहतर शासन में मदद करता है, इसके बारे में बता सकते हैं? जी, इसमें वास्तव में जो है शुरुआत ऐसे हुई कि हमारे बहुत सारा मेरा जो है यंग मित्रों का, युवा मित्रों का सर्कल है, वो जरूरी इसलिए हो गया है कहीं हमारी सोच पुरानी ना हो जाए। तो हमारे युवा मित्रों में से विकास शर्मा जी हैं, उसके अलावा जो है राजेंद्र पूनिया हैं और हमारे सिद्धार्थ उपाध्याय जी। तो विशेष रूप से सिद्धार्थ उपाध्याय जी से काफी चर्चा हुई और वो चाह रहे थे कि एक ऐसा मंच हो जिसके द्वारा उन आइडियाज पे या उन विचारों पे हम जो है सम्मेलन करा सकें या मंच खड़ा कर सकें और सारे स्टेक होल्डर्स को ला सकें। जहां पे नीति बनी है, कार्यान्वयन हुआ, बहुत सुंदर हुआ है, लेकिन और आगे जाने का रास्ता जो है प्रशस्त हो सके, उसकी तरफ सरकार का ध्यान भी दिलाया जा सके, इंडस्ट्री का ध्यान भी दिलाया जा सके और सिटीजन्स यानी नागरिकों का ध्यान भी दिलाया जा सके। तो उसी कारण इस मंच की आई शक्ति फाउंडेशन की स्थापना हुई और मैं उसके जो है सहायक के रूप में हूँ, चीफ एनेबलर कहा जाता हूँ। तो हमने बहुत बड़ा एक राइट टू कनेक्टिविटी नाम का सम्मेलन करवाया था, जिसमें टेलीकॉम इंडस्ट्री पूरी, सरकारी विभाग जो उससे जुड़े हुए हैं और उसके अलावा नामी गिरामी जो थिंकर्स हैं इसके बारे में सोचने वाले, और बहुत सारे और लोग जो है विभिन्न राज्यों से हमने सबको आमंत्रित किया था। तो करीब 100-125 के करीब लोग जो है उसमें पार्टिसिपेट किए थे। 3-4 घंटे का कार्यक्रम रहा और उसके आधार पे जो निकल के आया सुझाव वो हमने फिर टेलीकॉम मंत्रालय को भेंट भी दी कि आप चाहें तो इनमें से कुछ भी जो है इसको अडॉप्ट कर सकते हैं, और अडॉप्शन में अगर हमारे द्वारा कुछ और सम्मेलन करवाने की या कुछ राज्यों में जाके हमें सम्मेलन करने की जरूरत हो तो आप बताएं। हम अवेलेबल हैं। इसमें जो है बेसिकली हम ना तो किसी से ग्रांट लेते हैं ना सरकारी सहायता लेते हैं। स्पॉन्सरशिप जो है अगर इंडस्ट्री की तरफ से हो तो वेलकम है, अदरवाइज अपने तई हम लोग जो है इसको करवाते हैं। सिविल सेवा दिवस देश की सेवा करने वालों के लिए सोचने और याद करने का एक खास दिन होता है। आपके लिए ये दिन क्या मायने रखता है और इस मौके पर आप प्रशासनिक समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वो 2 दिन तो खैर बहुत बड़े हैं, उनके साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन जिस प्रकार सारे जनता जनार्दन के लिए, सारे देश के लिए रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है और हमारा स्वतंत्रता दिवस है, उसी प्रकार प्रशासनिक अधिकारी के लिए जो है सिविल सेवा दिवस का जो है महत्व है। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो है उस टाइम पे ग्रास रूट लेवल पे जो काम किए होते हैं उनको प्रधानमंत्री स्वयं जो है प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड से सम्मानित करते हैं, और उसको सिलेक्ट जो है बहुत मतलब कि महीनों की मेहनत के बाद और सुझावों के द्वारा किया जाता है, और फिर अधिकारी उसको वेरीफाई करके भी आते हैं, जो सीनियर प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, वो काम वाकई में हुआ और कितना प्रभावी हुआ है। और खासियत ये होती है कि वो काम दूसरी जगह रेप्लिकेट हो सके, ऐसा ना हो कि वो केवल वहीं हो सकता था, बाकी जगह पे उसका कार्यान्वयन संभव नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका रहता है। उससे आगे जो आने वाले जो हैं सिविल सेवा अधिकारी हैं, जो जूनियर्स हैं, उनको बहुत मार्गदर्शन भी मिलता है और बहुत उत्साह भी मिलता है। और माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उस समय कहे गए जो अमूल्य वचन है वो भी जो है प्रभावित करते हैं। तो सिविल सेवा दिवस का तो बहुत महत्व। देश की सेवा में एक लंबा समय बिताने के बाद आज आप नेतृत्व को कैसे परिभाषित करते हैं, और ये परिभाषा आपकी यात्रा की शुरुआत में कैसे हुई? देखिए, इसमें मैं कहूँगा कि ईश्वर का और देश का दोनों का धन्यवाद है। अपना क्रेडिट बाद में आता है कि आपने सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण की, क्योंकि उसमें 15 लाख लोगों में से अगर 150 या 100 अधिकारी बनने हैं प्रशासनिक सेवा के, तो कितना बड़ा प्रोबेबिलिटी का गेम है। तो आप नहीं कह सकते कि केवल आपके कारण जो है आपको सफलता प्राप्त हुई। एक किस्मत की बात है कि विधाता ने एक मौका दिया और उसके बाद देश ने आप पे खर्चा किया, आपकी ट्रेनिंग पे आपको सुविधाएं दी,
इतने साल तक कि आप जो है जो नीतियां जनता जनार्दन के अंतिम व्यक्ति तक जो है फल पहुंचा सकती हैं उनका कार्यान्वयन करें। तो इसमें तो इस केवल जो है साधुवाद कहा जा सकता है देश का, विधाता का और उन सब का जो इसमें योगदान देते हैं टीम का। तो मैं ये कहूँगा कि सारे कार्य करते हुए जो सफलता जो है प्राप्त हुई, अब कई सारे कार्य हैं जो हो गए बहुत सफलतापूर्वक, कई सारे कार्य हैं जिनमें अड़चने आई वो पूर्ण नहीं हो सके या बाद में पूरे हुए। लेकिन सफलता तो मुझे इसी बात में लगती है कि जो नीति थी उसके विरोध में कोई कार्य नहीं किया, उसकी जो मंशा थी, जो लिटरल मीनिंग नहीं लेकिन जो एक्चुअल मीनिंग था सर्विस पहुंचाने का जनता के अंतिम व्यक्ति तक, उसको हमने जो है लागू करने का प्रयास किया, यही हमारी सफलता है। यही सफलता। जैसे जैसे हम विकसित भारत की ओर अग्रसर हो रहे हैं, आपके सपनों का भारत कैसा रहेगा सर? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना तो सबके सामने ही है जी। विश्व गुरु ओ भारत। मेरा जो है स्वप्न बहुत छोटा सा है। मैं ये डिजायर करता हूं, इच्छा करता हूं कि प्रभु की ऐसी अनुकंपा हो कि एक एक परिवार जो है वो इस बात का महत्व समझे कि बच्चों को पैदा होने के बाद से जब वो समझने लगे तो तभी से उनको जो है मेडिटेटिव होने का या इस पल में रहने का महत्व समझाया जा सके। देखिए, मन है तो मन में जो है मेमोरी होने के कारण जो है ये पास्ट में भी विचरेगा, क्योंकि मन का स्वभाव है एक जगह स्थिर नहीं रह सकता या थॉटलेस नहीं रह सकता, और फ्यूचर के बारे में भी एंटिसिपेशन करेगा। अब जो मैक्सिमम कार्य हो सकता है वो वर्तमान पल में ही रह के हो सकता है, इस मोमेंट में रह के, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी जो है एंजाइटी के, और बिना किसी जो है पास्ट के बारे में सोचें कि भाई पास्ट में ये नहीं हो पाया था, पता नहीं होगा या नहीं। तो ये वाली जो माइंडफुलनेस है, अवेयरनेस जो है, ये बच्चों में शुरू से जागृत की जाए। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने ये जो योगा दिवस स्थापित किया है, तो योग केवल जो है फिजिकल नहीं, वो मानसिक और मानस से भी ऊपर की चीज है। तो ये जो माइंडफुलनेस है, इसको तो छोटे छोटे कार्यों में जो है परिवर्तित किया जा सकता, सीखा जा सकता है। कि जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस वक्त केवल मुझे यहीं मौजूद होना है जी। एक एक गतिविधि जो सुबह से उठने के बाद हम करते हैं, जो गतिविधि करें उसी में मौजूद रहें, तो हमारे सारे निर्णय धैर्यपूर्वक होंगे, सामयिक होंगे और जो है बिल्कुल सटीक होंगे। तो ये मैं चाहता हूं कि हर बच्चा, हर युवा, हर व्यक्ति जो है, हर नागरिक जो है इस आभा से, इस विधा से संपन्न हो। ये मेरा सबसे बड़ा सपना है। बाकी ये तो हम सभी चाहते हैं कि राष्ट्र हमारा विश्व गुरु बने, दिशा दिखाए सामयिक रूप से, सही रूप से चलने की। ये जब विश्व में इस वक्त जो है आपदाओं की कमी नहीं है, युद्धों की कमी नहीं है, संघर्ष की कमी नहीं है, तो ऐसे में हमारा भारत जो है वो ये दिशा दिखा पाए कि संघर्ष और युद्ध केवल जो है किसी किसी आपदा की स्थिति में हो सकते हैं। दे शुड नॉट बिकम द नॉर्म ऑफ लाइफ। ये क्षण जो है उसको युद्धों में गंवाने का, संघर्षों में गंवाने का समय नहीं है, बल्कि शांति के साथ जो है विकास का समय है। बहुत कुछ लोगों को उपलब्ध हुआ है इन सालों में, लेकिन कुछ खो भी गया है और बहुत कुछ उपलब्ध नहीं हुआ है। वो हर व्यक्ति को संसार में हर जगह प्राप्त हो, यही सब जगह प्रशासन की और सरकारों की चुनौती। सर, आप अपने युवा को कोई एक सलाह दे सकते हैं तो वो क्या होगी सर? सबसे बड़ी मेरी सलाह, मैं फिर से रेपिटेटिव होते हुए भी कहना चाहूँगा कि माइंडफुलनेस की जो विधा है उसको तुरंत अपने जीवन में लागू करें।
सुबह उठने से लेके रात को सोने के क्षण तक आप उसको लागू करें। आप देखेंगे कि अगर आपने इसे लागू किया तो आपको नींद भी केवल 3 या 4 घंटे ही लेनी पड़ी, क्योंकि जब आप सोते हैं तो केवल सोते हैं। अगर ऐसा हो उस समय आपके मन में दुनिया भर के विचार ना चल रहे हों सोते हुए, तो आपकी डीप स्लीप होगी। और शायद जो बहुत अग्रणी लोग होते हैं, जैसे हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा जाता है कि कुछ ही समय में वो अपनी नींद पूरी करते हैं, तो ये बहुत मददगार हो सकता है। यदि आपको अपना जीवन दोबारा जीने का अवसर मिले तो क्या आप फिर से यही मार्ग चुनेंगे? अगर हाँ और अगर ना तो? बिल्कुल, बेशक। मैं दोबारा मौका मिले तो प्रशासनिक अधिकारी ही बनना चाहूंगा, लेकिन भाग्यवश अगर विधाता ने वो मौका नहीं दिया तो जितनी सीखें मेरे को ये यात्रा करते हुए मिली हैं, मैं किसी भी जगह रहूं, किसी भी सेवा में रहूं, इसी प्रकार से सीखी हुई सारी चीजों से उस सेवा को भी निभाऊं। लोक सेवा की व्यस्तता के बीच आप खुद के लिए समय कैसे निकालते हैं और आराम कैसे करते हैं? ऐसा कौन सा पल होता है जो आपको फिर से ऊर्जावान बनाता है? ज्योति जी, एक तो जो ये माइंडफुलनेस वाली विधा है, मैंने इस नाम से तो इसको नहीं जाना था और ना कहीं जाके सीखा था, स्वयं ही लागू हुई। बाद में पता चला तो उसको मैंने थोड़ा और अच्छे ढंग से विकसित किया अपने भीतर। इसकी वजह से आप कभी भी जो है इतने टायर्ड होते ही नहीं कि आपको अपने लिए आराम के लिए बहुत समय निकालना पड़े। और 5 से 6 घंटे की नींद तो जो है जब हम सेवा में रहते तब भी आराम से मिल जाती है। और अब तो जो है रिटायरमेंट के बाद जो है जी भर के सो सकते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि उम्र बढ़ने के बावजूद 8 घंटे से ज़्यादा मुझे नींद की ज़रूरत महसूस नहीं होती। हाँ, दोपहर में अगर लंच के पश्चात जो है 1 घंटा या आधे घंटे का नैप मिल गया तो बड़ा सुकूनदायक है, क्योंकि मशीनरी तो अब इसका डाउन टाइम है। मन बहुत विकसित हो गया है, मन बहुत संतुलन में है, बड़ी कंटेंटमेंट में। वो उसमें अब बहुत भागम दौड़ नहीं है, विचार शक्ति और पहले से बढ़ गई है, लेकिन जो है शरीर को जो है थोड़े से ज्यादा विश्राम की जरूरत महसूस है। लेकिन माइंडफुलनेस से मैं कहूंगा कि आपके विश्राम की नीड जो है वो काफी कम हो जाती है और थोड़े में आपका बहुत अच्छा विश्राम हो जाता है। सर, इस सीरीज का ये आखिरी सवाल, ये विशेष श्रृंखला विकसित भारत के प्रकाशक उन दूरदर्शी नेताओं को सम्मानित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई है जिन्होंने भारत की शासन व्यवस्था और नीति निर्माण की दिशा दी। जैसे जैसे हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, आप उन युवा भारतीयों, विशेष रूप से भावी सिविल सेवकों, क्या संदेश देना चाहेंगे जो राष्ट्र के परिवर्तन में सार्थक योगदान देना चाहते हैं? मैं केवल उनसे ये कहना चाहता हूं कि ये सेवा जो है एक लंबा कार्यकाल होता है और इसमें कुछ भाग्यशाली लोग होते हैं जो कि प्रसिद्धि भी प्राप्त कर लेते हैं। वो एक सिचुएशन रहती है, एक मौका रहता है कि जिसके अंदर जो है जब उन्होंने कार्य किया तो वो पल ऐसा था कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, या वो सिचुएशन ऐसी थी या वो नीति ऐसी थी, उस वक्त उनको मौका मिल गया। तो ऐसे लोगों को जो मौका, ऐसे लोगों को जब वो देखें तो खुश हो, हताश ना हो और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए ना भागे, क्योंकि जो प्रशासनिक सेवा का कार्य है वो एक मेंटेनेंस इंजीनियर का कार्य है। सारे के सारा जो सिस्टम चल रहा है, ढांचा चल रहा है, वो सक्षम रूप से चलता रहे और जनता जनार्दन तक सेवाएं पहुंचती रहें, उन्हें कष्ट ना हो। इस बात को लागू कर पाना और सारे जीवन में एक भी क्षण प्रसिद्धि का ना मिल पाना तो भी कोई कमी नहीं। अगर जीवन के अंत में आपको लगा 30 साल की सेवा के बाद कि मैंने जो है जनता जनार्दन के लिए पूरे तन मन धन से काम किया, तो आप धन्य हो गए। Thank you so much, Dr. Bhalla. We are really thankful for the kind words you gave to Vikas Darpan. We are really thankful to you. Thank you so much.